हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेटामैन मैनेजमेंट। हम लोगों ने स्टार्ट करा था कंपनी लॉ, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो देख लिया है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा था, उसमें हम लोगों ने देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, कैसे आया था, कौन लाया था। ब्रिटिश इंडिया लाई थी, इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके दो बेसिस होते हैं, जनरल दो पार्ट में डिवाइडेड है ये, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 1 to 75 एंड स्पेशल में 124 to 238। इसके बाद हम लोग ने डिफरेंट सेक्शंस पढ़े थे और कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस पढ़ा था। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ में हम लोगों ने देखा था कि वो एग्रीमेंट्स जो सेक्शन 10 को फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे, और ये सेक्शन 2G में डिफाइन करा गया था। तो इन कुछ पॉइंट्स को और इधर के कुछ पॉइंट्स को पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़, जिसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने वाली हूँ। पहला केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। इसमें आप देख सकते हो ये केस जो है, ये इस पॉइंट को दिखा रहा है, केस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक, ये वाला पॉइंट जो हम लोगों ने सेक्शन 10 के अंदर में देखा था कि हमारे पास ये पॉइंट लीगल ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था कि एक कपल थे, मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर। मिस्टर बाल्फर जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन पोस्टिंग उनकी जो होगी वो सिविल सर्वेंट थे, और उनकी पोस्टिंग जो होगी सिलोन में हो गई। उनकी वाइफ की तबीयत नहीं सही थी, वाइफ कुड नॉट अकम्पनी हिम बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से वो क्या नहीं कर पाई, उनको अकम्पनी नहीं कर पाई, वो सिलोन नहीं जा पाई। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ही विल पे 30 पाउंड्स पर मंथ एज मेंटेनेंस। वो अपनी वाइफ को 30 पाउंड रुपए हर महीने देंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब वो अकेले ही रहते हैं तो उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है, एंड हस्बैंड फेल टू कीप हिज प्रॉमिस, वो पैसा भेजना बंद कर देते हैं। और इसी को देखते हुए उनकी वाइफ उनके ऊपर केस करती हैं ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के नाम पे, कि इन्होंने मेरे से कहा था कि 30 पाउंड्स देंगे और मुझे 30 पाउंड इन्होंने नहीं दिए। तो इसका जो जजमेंट आता है उसका ये आता है, कोर्ट डिसमिस कर देता है इनकी पिटीशन को, मिसेस बाल्फर की। किस ग्राउंड पे, कहते हैं कि इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक नेचर। और यहाँ पे पार्टीज जब इस एग्रीमेंट में एंटर करी थी तो इनका कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। जैसा कि मैंने जब ये मैं पॉइंट्स पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी इवेंट में डोनेट करूँगी, या मैं अपने ब्रदर से बोल रही हूँ कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं इतने रुपए दूंगी, और बाद में मैं पैसे नहीं देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये सोशल ऑब्लिगेशन है एंड डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन है। इसमें बात करते समय हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा कि अगर ये काम नहीं हुआ तो हम इसके अगेंस्ट केस कर देंगे। ठीक है, तो जब कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी ही नहीं तो फिर ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ही नहीं। पहला केस हमारा ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। आप केस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन वाले पॉइंट में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, यू विल गेट द गुड मार्क्स। नेक्स्ट सेकंड केस है हमारा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। ये लालमन शुक्ला जो थे वो गौरी दत्ता के सर्वेंट भी थे। ठीक है, तो इन्होंने ही, लालमन शुक्ला ने केस करा था गौरी दत्ता पे। अब केस क्या था, हिस्ट्री क्या थी, गौरी दत्ता का एक भतीजा था। ठीक, गौरी दत्ता अपने भतीजे के साथ रहते थे और उनका वो भतीजा खो गया। गौरी दत्ता ने तुरंत लालमन शुक्ला को बुलाया और बोला कि जाओ और इसको, मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ। गौरी दत्ता सेंट हिज सर्वेंट लालमन शुक्ला टू सर्च फॉर द बॉय। और जैसे ही लालमन शुक्ला इसके भतीजे को ढूंढने गया तो उसी बीच में गौरी दत्ता ने पैम्पलेट्स बंटवा दिए, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी उनके भतीजों को ढूंढ देगा उसको वो 501 रुपीज़ का रिवॉर्ड देंगे। ठीक, लालमन शुक्ला जो, जिनको इस ऑफर के बारे में पता भी नहीं था, उनको फिर वो बच्चा मिल गया, भतीजा मिल गया। लालमन फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम बैक बट वॉज अनअवेयर ऑफ द रिवॉर्ड एट द टाइम। लेकिन उस समय तो उसको नहीं पता था, जब उन्होंने रिवॉर्ड मेकआउट किया, इसकी बात सोची, उस समय तो उनको नहीं पता था, लेकिन उनको भतीजा मिल गया। फिर अब इशू क्या आया, देखो, लेटर लालमन क्लेम द रिवॉर्ड। लालमन ने बोला कि मेरे को ना आप रिवॉर्ड दो। तो फिर इन्होंने
गौरी दत्ता ने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया। लालमन शुक्ला ने इनके ऊपर क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। जैसे ही केस फाइल किया तो फिर अब प्रॉब्लम क्या आई, अब चीज़ें डिस्कस करते हैं। कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, कोर्ट ने डिसीजन तो यही दिया कि लालमन शुक्ला वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड के इंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन किन बेसिस में नहीं होंगे, पहली चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी है ना, इसमें आते हैं। क्या ऑफर किया गया था, लालमन शुक्ला को ऑफर हुआ था? नहीं। लालमन शुक्ला जब वो बच्चे को ढूंढने गए थे तो बिल्कुल भी गौरी दत्ता ने उनको ऑफर कम्युनिकेट नहीं किया था, ठीक है। दो उन्होंने जनरल ऑफर मेक किया, लेकिन उस समय उनको कम्युनिकेटेड नहीं था, वो इस ऑफर के बारे में जानते ही नहीं थे। तो जब ऑफर ही नहीं हुआ तो उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई। जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई तो कोई कंसिडरेशन नहीं थी। कंसिडरेशन में ना ही लालमन शुक्ला ने ऐसा बोला था कि तुम अगर ले आओगे, मैं अगर ले आऊँगा तो मुझे आप 501 रुपये दे दीजिएगा, और मैं अगर और आपको आपका भतीजा मिल जाएगा। तो देयर वॉज नो सच कंसिडरेशन ऑल्सो। तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था। जब ऑफर नहीं बना, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, और जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ था। इसी वजह से उन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं, आपको ये रिवॉर्ड के आप हकदार नहीं हो, क्योंकि ऑफर आप तक कम्युनिकेट नहीं हुआ था और आपने उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं किया था। आप जिस वजह से बच्चे को वापस कर रहे हो वो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि यू वर हिज सर्वेंट, और ये आपकी ड्यूटी थी जिसकी वजह से आप बच्चे को लाए और उसको ढूंढ के आपने दिया, ठीक। तो ये चीज़ों पे बोला गया, ये डिसीजन आ गया, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 में पहला पॉइंट लिखते हैं ये वाला कि एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट के लिए इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो उसमें आप ये वाले केस को रिफर कर सकते हो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता के केस को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस, थर्ड केस, जो कि है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। ये इसमें क्या था, ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी। ये आप देख सकते हो, ये मैंने इसका एडवर्टीजमेंट लगाया। इसने बोला था कि हम इनके पास एक दवा थी, उन्होंने बोला था कि इस दवा को जो भी ले लेगा तो उसका चैलेंज है कि उसको, अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसको जुकाम या किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, और इसके लिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो सामने वाली पार्टी को वो लोग जो है 100 पाउंड एज अ रिवॉर्ड देंगे। और उन्होंने अपनी सीरियसनेस को दिखाने के लिए 1000 पाउंड जो है बैंक में एज अ प्रूफ शो भी कर दिया कि हमने जमा कर दिया है, ठीक। आई होप समझ में आया हो। कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी एक कप सिरप की कंपनी थी। उसने बोला कि अगर आप हमारी गाइडलाइंस को, कंडीशंस को फॉलो करते हैं और हमारी दवा को लेते हैं तो आपको जुकाम बुखार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर ऐसा हो गया तो हम आपको कितना देंगे, 100 पाउंड देंगे, और इसके लिए हमने पहले से ही बैंक में 1000 पाउंड जो है डिपॉजिट भी कर दिए। अब केस क्या आता है, एक होती है मिसेस कार्लिल। मिसेस कार्लिल यूज द स्मोक बॉल एज डायरेक्टेड बट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा। मिसेस कार्लिल ने क्या करा, सेम उसी वे में इस दवा को कंज्यूम करा, लेकिन फिर भी उनको जुकाम हो गया, तो उन्होंने क्या बोला कि आप लाइए, मुझे 100 पाउंड दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या आती, लीगल इशू क्या आता है, कंपनी के ऊपर जब केस होता है तो कंपनी बोलती है जाके कोर्ट में कि भैया माई एडवर्टीजमेंट वॉज अ मेयर पफ, ये कोई सीरियस ऑफर नहीं था, ये एक मेयर पफ था। और मिसेस कार्ली ने जो रिवॉर्ड क्लेम करा है वो उन्होंने तो कम्युनिकेट ही नहीं करा अपना एक्सेप्टेंस। हाँ, मैंने अपना ऑफर दिया था थ्रू दी एडवर्टीजमेंट, लेकिन क्या मिसेस कार्ली लाई हमारे पास ये बोलने कि हमने आपके ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है कि ऑफर भी बना हो और उसके बाद उसको एक्सेप्ट भी किया हो। मैंने ऑफर दिया, लेकिन क्या मिसेस कार्ली लाई, उन्होंने बोला कि हाँ हमने आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो वो तो उन्होंने अपना तो एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया। ऐसा उन्होंने ये 2 पॉइंट रखे, ठीक है। फिर कोर्ट ने इसको कैसे लिया, कोर्ट ने बोला कि ठीक है, पहली बात 2 तरह के ऑफर होते हैं। कैसे ऑफर होते हैं, एक जनरल ऑफर होता है और स्पेसिफिक, यहाँ पे लिखा हुआ ना केस ऑफ जनरल और स्पेसिफिक ऑफर, ठीक।
स्पेसिफिक ऑफर होते हैं जब हम किसी एक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ऑफर बनाते हैं और उस ऑफर को सिर्फ वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्लास में सेक्शन ए है और उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, मैंने सेक्शन ए के बच्चों को बोला कि अगर तुम लोगों के मार्क्स 20 अबव आ गए तो मैं पूरी क्लास को चॉकलेट दूंगी। अब सेक्शन बी के बच्चों के अगर आते हैं तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऑफर किसके लिए मेक करा? सेक्शन ए के लिए मेक करा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस भी सेक्शन ए के बच्चे ही करेंगे, या मैं किसी एक बच्चे के लिए कर रही हूँ तो ये कैसे ऑफर है? ये है स्पेसिफिक। जनरल ऑफर कैसे ऑफर होते हैं? जब मैं कोई गाइडलाइंस दे दूं या ओपनली सबको बोल दूं कि ये गाइडलाइंस या ये कंडीशंस जो भी फॉलो करेगा मैं उनको रिवॉर्ड दूंगा अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि आपने पहली बात स्पेसिफिक ऑफर नहीं किया था जो कि वो एक्सेप्टेंस देने आए। जब स्पेसिफिक ऑफर बनता है तो सामने वाली पार्टी को एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है, लेकिन जब जनरल ऑफर बनता है तो उस कंडीशन को फुलफिल करना ही एक्सेप्टेंस हो जाती है। मतलब इन्होंने बोला ना कि आपको ऐसे ऐसे प्रिस्क्राइब्ड वे में दवा लेनी है, अगर आप ऐसे लेते हो तो आपको जुकाम नहीं होगा। तो मिसेस कार्लिन ने सेम चीज़ करी, उन्होंने वही वही कंडीशंस फॉलो करी और उसके बाद भी उनको जुकाम हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोर्ट ने बोला कि उन्होंने क्योंकि कंडीशंस फॉलो करी है वो कंडीशंस फॉलो करना ही क्या है? एक्सेप्टेंस है। अब कोर्ट ने इस पर बोला क्या? कोर्ट ने डिसीजन दिया कि किसके फेवर में? मिसेस कार्लिन के फेवर में। और बाद में वो एंटाइटल्ड हो गई 100 पाउंड के रिवॉर्ड में, इस कंपनी को इतना देना पड़ा। और इसका ये जो केस है वो किसका है? जनरल और स्पेसिफिक का है। और इसमें हमें 2 तरह के ऑफर भी पता चल गए। इस केस को भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको केस स्टडीज थोड़े इंटरेस्टिंग वे में अच्छे लगे हों। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं 2 या 3 केस लेके आऊँगी, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, बाय।